चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करने वाले हैं। मतलब जो 20 के दांत कहानी है उसके प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, इस प्रश्न मतलब 20 के दांत जो कहानी है इसके सारांश को इसके सारांश को बेटर तरीके से हम लोग पढ़े हैं। यदि अभी तक आप इस कहानी को नहीं सुने हैं तो एक बार जरूर जाकर सुने। इस कहानी को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के 20 के दांत जो कहानी है इस चैप्टर्स के हम लोग प्रश्न को हल करने वाले हैं। इसमें करीबन से करीबन देख सकते हैं 14 प्रश्न है। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। कहने का मतलब ये है कि ये जो कहानी है इस कहानी का नाम 20 के दांत क्यों रखा गया। तो आंसर इतना लिखिएगा कि इस कहानी में सेन साहब एक अमीर आदमी है जिसके बेटे का नाम कासू है। वह बहुत ही बिगड़ैल है। वह अपने घर में किसी नियमों को नहीं मानता था और वह सेन साहब के प्यार के कारण से बिगड़ैल हो गया था, मतलब बिगड़ चुका था। अब देखो कहने का मतलब यहाँ पर ही लिखेगा आगे चलकर कि सेन साहब का जो वो खोखा था वो अपने जीवन के हर नियमों से क्या हो गया था, अपवाद हो गया था। वह जहाँ भी जाता था तोड़ फोड़ करते रहता था। फिर भी सेन साहब कहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेगा। उसके बाद एक दिन क्या होता है, खोखा मदन के गली में चला जाता है। मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचाते रहता है। तो वहाँ पर कासू जो है ना, खोखा को ही कासू कहते हैं। खोखा मदन पर रौब जमाता है, कहता है कि मैं भी लट्टू नचाऊंगा। अब मदन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं नचाने दूंगा। तब यहाँ पर खोखा जो होता है वो मदन पर रौब जमाता है और मदन को एक घूसा रसीद देता है। अब मदन भी आओ ना देखा ताओ उसको मतलब इतना मारता है कि उसके 20 के दांत को तोड़ देता है। मतलब जो कासू पहले फुफकारता था अब क्या करता है, मदन उसके 20 के दांत को तोड़ देता है, जिसके कारण से कासू का जो विषैला दांत होता है वो टूट जाता है। यानी इस कहानी का नाम जो 20 के दांत रखा गया है यह सार्थक है, यह उचित है। देखो कहने का मतलब है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। ठीक है ना, तो आप इतना आंसर लिखेगा कि इस कहानी का नाम 20 के दांत है। लिखिएगा आंसर, इस कहानी का नाम 20 के दांत है। जब कासू या खोखा मदन के गली में जाता है, जब मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था, तब कासू मदन पर रौब जमाता और कहता है कि मैं भी लट्टू नचाऊंगा। अब मदन कहता है कि मैं लट्टू नहीं नचाने दूंगा। इसी बात को लेकर दोनों को भी झगड़ा होता है, जिसके कारण से मदन कासू के 20 के दांत तोड़ देता है। मतलब विषैला कासू के दांत को क्या करता है, तोड़ देता है। जो कासू पहले फुफकारता था अब उसको मदन इतना मारता है कि फिर वो कासू उस गली में आने को नाम नहीं लेता, वो फुफकारना भी भूल जाता है। अतः इस कहानी का नाम 20 के दांत बहुत ही सार्थक है, उचित है। इसके सिवा और कोई कहानी का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहानी के शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। यानी इस कहानी का नाम आखिर 20 के दांत क्यों रखा गया, तो आंसर लिखेगा, इस कहानी में कासू नाम का एक बिगड़ैल लड़का है जिसके पिताजी अमीर आदमी है और वह अपने जीवन का हर नियमों अपवाद है। ठीक है, लिखेगा ये कि इस कहानी में कासू नाम का एक लड़का है। जब कासू मदन की गली में जाता है तो मदन अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा था। तब कासू जो है वो मदन पर रौब जमाता है और मतलब मदन पर क्या करता है, रौब जमाता है और मदन से कहता है कि मैं भी लट्टू नचाऊंगा। तब मदन कहता है कि नहीं, मैं तुमको लट्टू नहीं नचाने दूंगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता है और मदन वहाँ पर इतना पिटाई खोखा करता है, मतलब कासू का इतना पिटाई करता है कि कासू के 20 के दांत टूट जाते हैं। मतलब कासू का जो विषैला दांत था, जो फुफकारने वाला दांत था, वो टूट जाता है। तो इस कहानी का नाम जो 20 के दांत है वो बहुत ही उचित है, शीर्षक उचित मतलब सार्थक है। क्योंकि मदन कासू के विषैले दांत को तोड़ देता है। ठीक है, समझ में आई होगी। तो कहानी के शीर्षक की सार्थकता ये लिखेगा कि इस कहानी में कासू जब मदन की गली में चले जाता है तो मदन कासू की बहुत पिटाई करता है और पिटाई के दौरान कासू के विषैले दांत टूट जाते हैं। अतः इस कहानी का शीर्षक बहुत ही सार्थक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। अब सेन साहब के परिवार में मतलब लिंग से संबंधित भेदभाव करी जाती थी। जैसे लड़कियों के लिए अलग नियम थे, लड़के के लिए कोई अलग नियम थे। मतलब सेन साहब जो थे ना लिंग से संबंधित भेदभाव करते थे। अब जैसे में एग्जांपल है, सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियों के लिए अलग अलग नियम लगाए हैं। मतलब 5 लड़कियों के लिए अलग अलग नियम लगाए गए हैं और यहाँ तक ये भी बताया गया है कि लड़कियों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और 5 लड़कियों को सेन साहब बहुत ही कड़े अनुशासन में रखना चाहते हैं।
लेकिन जो उनका एक लड़का था खोखा, उसके लिए कोई नियम नहीं था। सेन साहब यहाँ तक कि अपने सिद्धांतों को भी क्या किए, अपने खोखा के लिए बदल चुके हैं। तो वही है कि खोखा है। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो इतना लिखेगा, सेन साहब की 5 लड़कियां है और एक लड़का खोखा है जो नाउम्मीद आंखों का तारा है। ठीक है, मतलब उनका सबसे अंतिम औलाद खोखा ही रहता है। अब देखिए, कहने का मतलब है सेन साहब की 5 लड़कियां है, तो देखिएगा सेन साहब अपनी लड़कियों के लिए अलग अलग नियम लगाए बैठे हैं। मतलब लड़कियों को ना हंसना है, ना खेलना है, ना पढ़ना है। मतलब लड़कियां जो है कठपुतलियां है। कौन कहते हैं? सेन साहब कहते हैं। और इस बात पर सेन साहब को गर्व भी है। ठीक है, तो सेन साहब लड़कियों को कड़े अनुशासन में रखना चाहते हैं, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं है। इससे साबित ये होता है कि सेन साहब जो है अपने परिवार में लिंग से संबंधित भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर? लिखेगा सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां और एक लड़के हैं। अब 5 लड़कियों के लिए सेन साहब अलग अलग नियम लगाए बैठे हैं और लड़के के लिए कोई नियम नहीं है। सेन साहब अपने 5 लड़कियों को कड़े अनुशासन में रखना चाहते हैं, उसको पढ़ाई करना भी मना है, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं है, वह फ्री है पूरा का पूरा। इससे साबित होता है कि सेन साहब के परिवार में लिंग से संबंधित भेदभाव होता है। ठीक है, समझ में आई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो लिखिएगा, खोखा अपने घर के मामलों में और जीवन के नियमों में भी क्या था? अपवाद था। मतलब कहने का मतलब वह किसी नियम को मानता ही नहीं था। वो न तो घर के नियम को मानता था, न तो अपने नियम को मानता था। वह यहाँ तक कि अपनी बहन तक को भी हाथ उठा देता था। डरता भी किसी से नहीं था, क्योंकि सेन साहब के लाड़ प्यार से खोखा जो कासू था वो बिगड़ चुका था। तो खोखा किन नियमों में अपवाद था? लिखिएगा, खोखा अपने जीवन के नियमों में और घर के नियमों में क्या था? अपवाद था। ठीक है, आगे देखिए। चौथा, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी? देखो, सेन दंपति जब भी खोखा कोई तोड़फोड़ करता था तो सेन दंपति को, मतलब सेन साहब को लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब इंजीनियर बनाने के लिए सेन दंपति मतलब सेन साहब क्या किए, कुछ बढ़ई को बोला ठोक ठाक करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की? तो लिखेगा, सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते हैं। अब इंजीनियर बनाने के लिए सेन दंपति एक बढ़ई को बुलाते हैं ताकि उसके संग 1-2 घंटे मेरा खोखा जो है ना ठोक ठाक करे। समझ में आई होगी इस क्वेश्चन को भी। अब 5वां देखो, सप्रसंग व्याख्या करना है। इसमें क ख ग घ आपको दिया है 4। अब क नंबर क्या है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। अब देखो, इस कहानी में है, मतलब इस कहानी में नलिन बिलोचन शर्मा जी दर्शाए हैं। सप्रसंग व्याख्या करने में लिखेगा कि यह पंक्ति 20 के दांत से ली गई है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है ना, इतनी बातें सब में लिखना है सप्रसंग व्याख्या करने में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लड़कियां क्या है? क नंबर देखिए, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। अब देखिए, इसमें लेखक दर्शाए कि जो सेन साहब वो लिंग से आधारित भेदभाव करते हैं। लड़कियों के लिए तरह तरह के नियम लगाए बैठे हैं। उन्हें हंसना नहीं है, उसे खेलना नहीं है, उसे पढ़ना लिखना नहीं है। मतलब सेन साहब लड़कियों को कठपुतली बनाकर बैठे हैं, जो कि उचित नहीं है। इसी कारण से लेखक कहते हैं कि लड़कियां क्या है? एक कठपुतलियां हैं और सेन साहब को इस बात का भी गर्व है कि वह कड़े अनुशासन में रहती है लोग, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लिखेगा, सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। अब सेन साहब 5 लड़कियों के लिए अलग अलग नियम लगाए बैठे हैं। उसको पढ़ना लिखना नहीं है, उसको मुस्कुराना नहीं है। मतलब उनकी जो लड़कियां हैं एक कठपुतली के समान है और इस पर भी सेन साहब को गर्व है। इतनी बातें लिखिएगा। आगे ख नंबर, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। कहने का मतलब खोखा का जैसा स्वभाव था उसी के अनुसार जो सेन साहब थे अपने सिद्धांतों को भी क्या किए? बदल दिए। अब आंसर देखिए, लिखना है, इतना लिखिएगा कि यह पंक्ति 20 के दांत से ली गई है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। सब में लिखना है, ये चारों में क ख ग घ में। ठीक है ना, तो लिखेंगे यह पंक्ति 20 के दांत से ली गई, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि खोखा जब तोड़फोड़ करता था तब सेन साहब को लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर चाहे बिजनेसमैन बनेगा। अब उसी के अनुसार सेन साहब क्या करते हैं? उसको बनाने के लिए बढ़े बुलाते हैं। मतलब सोचते हैं कि मेरा बेटा ये तोड़फोड़ करता है तो समझ जाओ कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो कुछ देखना चाहता है, वो सीखना चाहता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? बढ़ई को बुलाते हैं ताकि 1-2 घंटा रख कर उसके साथ ठोक ठाक करे। तो वही खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार इस सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया। मतलब लिखेंगे यहाँ पर कि यह पंक्ति 20 के दांत से ली गई, जिसके लेखक है नलिन
बिलोचन शर्मा जी। इसमें लेखक कहते हैं कि खोखा जब तोड़फोड़ करता है तब उसके पिता सेन साहब समझ जाते हैं कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनना चाहता है, और उसको इंजीनियर बनाने के लिए बढ़ई को बुलाते हैं ताकि उनका खोखा कुछ समय ठोक ठाक कर सके। इतनी बातें लिखिएगा। गौ नंबर में है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अब देखिए ये बात उस समय की है जब मदन सेन साहब के कार को छूने वाला रहता है, तब तक उनका ड्राइवर जो है ना मदन को ढकेल लेता है, जिसके कारण से मदन के घुटने से खून बहने लगता है। तो यहाँ पर मदन और ड्राइवर के बीच झगड़ा होता है। तब तक सेन साहब आते हैं और उनकी माँ को समझा बुझा कर भेज देते हैं। अब सेन साहब जो है ना मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाते हैं और वहीं पर ये बात बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू, बदमाश बनते हैं। और यहाँ तक कि सेन साहब ये भी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ में नहीं है जो मदन है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है दिखने वाली कि जो सेन साहब है वो अपने ऊपर नहीं देख रहे हैं कि मेरा जो बेटा वो कितना बिगड़ा, बल्कि वो दूसरे को देख रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश बनने वाला है। देखिए वही बात है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू, बदमाश बनने वाले हैं। लिखिएगा कि जब मदन सेन साहब के कार को छूने वाला रहता है, पहले इतनी बात जोड़ लिखिएगा कि यह पंक्ति 20 के दांत से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। उसके बाद लिखिएगा लेखक यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं, चाहे लेखक ये कहते हैं कि जब मदन जैसे ही सेन साहब के कार को छूने वाला रहता है कि ड्राइवर मदन को ढकेल देता है और उस ड्राइवर और मदन के बीच वहाँ पर झगड़ा होता है। और जब सेन साहब आते हैं तो उनकी माँ को, मतलब मदन की माँ को और मदन को समझा बुझा कर घर भेज देते हैं। अब सेन साहब गुस्से में क्या करते हैं? गिरधर लाल को बुलाते हैं। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाते हैं और उनको डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बिगड़ चुका है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश बनते हैं। इतना लिखिएगा। अब घर नंबर है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ठीक है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब ये बात उस समय की है जब मदन लट्टू नचा रहा था। जब मदन क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। और वहाँ पर कासू जो है ना लट्टू नचाने के लिए मदन की गली में पहुँच गया। तो वहाँ पर हंस कासू को कहा गया है और कौवों की जमात, और यहाँ पर ध्यान देखिए, और हंस कासू को कहा गया और कौवों की जमात किसको कहा गया? कौवों की जमात कहा गया है इसको मदन के साथियों के साथ। मतलब मदन क्या है? एक कौवा, उसकी जमात क्या है? उसकी साथी है। तो कहने का मतलब हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। तो पहले ये बात लिखिएगा कि यह जो पंक्ति है 20 के दांत से ली गई है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई? 20 के दांत से ली गई है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। यहाँ पर लिखिएगा भाषा कि जब मदन अपने गली में दोस्तों के संग लट्टू नचा रहा था तब कासू भी वहाँ पर लट्टू नचाने के लिए आता है। कौन आता है? तब कासू भी वहाँ पर लट्टू नचाने के लिए आता है और कासू जोर डालता है मदन पर लट्टू नचाने के लिए। तो यहाँ पर लेखक जो है ना कासू को हंस कहते हैं और मदन के दोस्तों को, मतलब मदन और मदन के दोस्तों को कौवों की जमात कहते हैं। ये कहते हैं कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो आंसर लिखेगा कि यह पंक्ति 20 के दांत से ली गई है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। जब मदन अपने गली में लट्टू नचा रहा था तब कासू भी वहाँ पर लट्टू नचाने के लिए शामिल हो गया। तो यहाँ पर कासू जो था वो हंस था और मदन के जो साथी थे वो कौवों की जमात थे। अतः हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ठीक है, इस तरह से आपका क, ख, ग, घ व्याख्या हो गया। अब देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने किस तरह उत्तर दिया। देखिए एक बार की बात है कि सेन साहब और उसके मित्र और एक पत्रकार महोदय भी थे, सभी के बीच बातचीत ये हो रही थी कि किनका लड़का क्या बनेगा। तो सेन साहब बिना पूछे ही बोलने लगे कि मेरा लड़का तो इंजीनियर बन रहा है, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। बस यही बात बोलकर सेन साहब थकते नहीं थे। अब सेन साहब ने पत्रकार महोदय से पूछा कि आप अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हैं। तो पत्रकार महोदय कहते हैं कि मेरा बेटा जो भी बने जेंटिलमैन बने, वह जो भी बने उससे पूरी आज़ादी है, छूट है। अब सेन साहब इस बात को सुनकर ऐड कर रह जाते हैं। ठीक है, तो सेन साहब का और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने किस तरह उत्तर दिया। तो आंसर लिखिएगा, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत ये हो रही थी कि किनका लड़का क्या बनेगा। तो सेन साहब बिना पूछे ही बोलने लगे कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। फिर सेन साहब पत्रकार महोदय से पूछते हैं, पत्रकार मित्र से पूछते हैं कि तुम अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हो। तो पत्रकार मित्र मतलब पत्रकार दोस्त कहते हैं कि मैं तो अपने लड़के को जेंटिलमैन बनाना चाहता हूँ, मतलब नेक आदमी बनाना चाहता हूँ।
हूँ, और जो कुछ भी बने उसे पूरी आज़ादी है, अपने दम पर बने। इतना आंसर लिखिएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो लिखिएगा, मदन और ड्राइवर के बीच जब झगड़ा होता है तब जो ड्राइवर था बिना गलती के मदन को ढकेल देता है, जिसके कारण से मदन के घुटने से खून आने लगती है। तो कहानीकार यहाँ पर यह बताना चाहता है कि जो कोई साधारण इंसान होता है, यदि वो बड़े आदमी के साथ रहे और यदि गलत भी काम है तो वो बड़े आदमी का पक्ष ही लेता है। कहने का मतलब है, ड्राइवर जो था जानता है कि गलती मदन की नहीं है, लेकिन वो पक्ष सेन साहब की ओर से ही ले रहा था। मतलब जैसी संगति वैसी दुर्गति हो जाती है। आदमी अमीर के संगत में रहे तो वो अमीर के जैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो वही है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो आंसर आप इतना लिखिएगा कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यही बताना चाहता है कि जैसी संगति वैसी दुर्गति। इंसान जिसके साथ रहता है वैसा ही हो जाता है। जैसा कि जो ड्राइवर था वो सेन साहब के साथ रहकर वो भी कट्टर बन गया था, जबकि ड्राइवर जानता था कि मदन की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वह मदन को ढकेल देता है, जिसके कान से घुटने से खून आने लगती है। क्या लिखिएगा, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा, झगड़े के द्वारा कहानीकार ये बताना चाहता है कि मनुष्य जिसके साथ रहता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। जैसा कि ड्राइवर जानता था कि मदन में गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मदन से झगड़ा करता है, मदन से लड़ता है, जिसके कारण से मदन के घुटने से खून आने लगती है, क्योंकि जो ड्राइवर था मदन को ढकेल दिया रहता है। बस इतनी बातें लिखेंगे। आगे, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। मतलब कासू और मदन के बीच झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या था, 8 नंबर है। तो और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू नचाना था। मदन अपने दोस्तों के साथ अपने गली में लट्टू नचा रहा था, कासू भी वहां पर पहुंच जाता लट्टू नचाने के लिए। अब कासू रौब जमाता है कि नहीं मैं भी लट्टू नचाऊंगा। अब मदन कहता है कि नहीं जा, तू अपने अमीर बाप के गोद में बैठ के लट्टू नचाना, यहाँ पर तेरा कोई रौब नहीं चलने वाला है। अब कासू क्या होता है, गुस्से में आकर मदन को एक मुंह का रसीद देता है, तब दोनों की भी झगड़ा होती है, और मदन वहाँ पर कासू को इतना पीटता है, इतना मारता है कि कासू के 2 बीस के दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है। लेखक यही बताना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उसमें बदले की भावना होती है। बच्चे ये नहीं समझते हैं कोई अमीर बाप का लड़का है कि गरीब बाप का लड़का है, वो बदले की भावना में जलते रहते हैं, वो अपना बदला लेने के लिए कभी ना कभी मौका ढूंढ ही लेते हैं। तो याद रखिएगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, तो बस एक लाइन में आंसर लिखिएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू नचाना था। और इस प्रसंग के द्वारा लेखक यही बताना चाहते हैं कि बच्चे में भी बदले की भावना पाई जाती है। बच्चे में भी क्या होती है, बदले की भावना पाई जाती है। जैसे कि मदन ने यहाँ पर कासू को पीटकर अपना बदला निकाल लिया। जब मदन के कासू क्या करता है, कासू को पीटकर मदन यहाँ पर अपना बदला निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि एक समय की बात है कि मदन जब सेन साहब को कार को छूने वाला रहता है, तब ड्राइवर क्या करता है, उनको ढकेल देता है। वही बदला यहाँ पर मदन अपना निकाल लेता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, लट्टू नचाना था। और लेखक इसके द्वारा यही बताना चाहता है कि बच्चे के अंदर भी बदले की भावना पाई जाती है, और कभी न कभी वो अपने दुर्गति का बदला निकाल ही लेते हैं। बस इतनी बातें। अब 9 नंबर है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो लेखक के इस कथन को कहानी के एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। लेखक कहते हैं कि यदि महल और झोपड़ी वाले, गरीब और अमीर लड़ेंगे तो हमेशा अमीर ही जीतते हैं। वही महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई हो तो हमेशा महल वालों की जीत होती है। लेकिन उसी प्रसंग में यदि झोपड़ी वाले ही उस अमीर खिलाफ, मतलब महल वाले का मदद करने लगे, तो जीत किसकी होती है, महल वाले की ही होती है। ठीक है, जैसे इस कहानी में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा होता है, तो वहाँ पर मदन क्या करता है, कासू को बहुत मारता है। यदि सोचिए मदन के जो दोस्त थे वो यदि कासू की मदद करते तो यहाँ पर मदन की हार हो जाती है और कासू की जीत हो जाती है। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो लिखिएगा, जब महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई होती है तो हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन जब महल वाले की मदद महल वाले का हेल्प गांव वाले ही करते हैं, झोपड़ी वाले ही करते हैं, तो महल वाले जीत जाते हैं। जैसे कि मदन और कासू में जब झगड़ा हुआ तो मदन के दोस्त यदि कासू की मदद करते, हेल्प करते, तो यहाँ पर मदन की हार हो जाती। बस इतना लिखना, लिखिएगा इतना आंसर कि महल और झोपड़ी वालों में जब लड़ाई होती है तो महल वाले ही जीतते हैं, महल वाले ही क्या करते हैं, जीतते हैं। जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि महल वाले का मतलब हेल्प गाँव के झोपड़ी वाले ही करने लगे
तब यहाँ पर जीत किसकी होगी? महल वाले की होगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल ये कि मदन और कासू में जब लड़ाई होती है तो यहाँ पर मदन जीतता है, लेकिन मदन के यदि साथी कासू की मदद करते तो कासू ही यहाँ पर जीतता। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर लिखेगा यही कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन उसी हालात में जब गांव के झोपड़ी वाले महल वाले की मदद करते हैं तो महल वाले जीतते हैं। जैसे कि कासू और मदन में जब झगड़ा हुआ तो मदन कासू की बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, लेकिन वही जब मदन के दोस्त कासू की मदद करते तो यहाँ पर मदन की हार हो जाती। इतनी बातें लिखना है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, रोज रोज अपने मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगाते हैं? अब देखिए, गिरधर जो था ना रोज रोज अपने मदन की पिटाई करता था, लेकिन इस बार जो गिरधर लाल है वो अपने बेटे को मारता नहीं बल्कि अपनी छाती से लगा लेता है। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि जब सेन साहब को पता चलता है कि मदन जो है ना मेरे बेटे को मारा है, उसका 2 विष का दाग तोड़ दिया है, तब सेन साहब गुस्से में आकर गिरधरलाल को अपनी कंपनी से निकाल देते हैं और रूम खाली करने को कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, गिरधरलाल अपने घर चला आता है। तब गिरधरलाल गुस्से में रहता है। मदन को ये डर रहता है कि आज मैं जाऊंगा तो आज मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा मारेंगे, लेकिन सेन साहब जैसे जैसे मदन घर जाता है तो वहाँ पर गिरधरलाल अपने बेटे को मदन को पाकर उसको सीने से लगा लेता है। इस बार पीटता नहीं है और कहता है कि शाबाश बेटा, जो काम मैं नहीं कर पा वो काम तूने कर दिया, खोखा के विष के दांत को तूने तोड़ दिया, थैंक यू, धन्यवाद देते, उस समय सीने से लगा लेते हैं। तो वही है कि यहाँ पर रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? तो लिख लीजिएगा कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधरलाल वह अपने बेटे मदन को छाती से लगा लेता है। क्यों? क्योंकि मदन ने क्या किया, एक घमंडी लड़के का घमंड तोड़ दिया, एक विषैले लड़के का विष उतार दिया, एक फुफकार मारने वाले लड़के का उसका फुफकार मारना भुला दिया। इसी कारण से जो गिरधरलाल है वो अपने बेटे मदन को छाती से लगा लेता है। इतना लिखिएगा। भाषा आप ये लिखिएगा कि जब मदन कासू को बहुत ज्यादा मारता है, उसके विष के दांत को तोड़ देता है, तब सेन साहब मदन के पिता गिरधरलाल को अपने कंपनी से निकाल लेते हैं और रूम खाली करने को कहते हैं। अब मदन को डर रहता है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरे पिताजी गिरधरलाल फिर इस बार मारेंगे, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं है। गिरधरलाल अपने बेटे मदन को छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं कि शाबाश बेटा, तूने घमंडी का घमंड तोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से इतना लिखिएगा। अब 11 नंबर है, सेन साहब मदन कासू और गिरधरलाल का चित्रण करना मतलब बताना है। तो लिखिएगा, सेन साहब एक अमीर आदमी है जिनके पास कंपनियां है, वहाँ पर बहुत लोग काम करते हैं। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, 1 लड़के हैं, और सेन साहब लड़कियों के लिए अलग अलग नियम लगाए बैठे हैं और लड़के के लिए कोई नियम नहीं है। तो सेन साहब के बारे में जो भी आप पढ़े लिख देना है। उसके बाद है मदन। तो लिखेंगे मदन क्या है? तो मदन इस कहानी का एक नायक है, क्योंकि मदन ही क्या करता है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है और उसका बदला लेता है। तो लिखिएगा, मदन गिरधरलाल का एक बेटा है, मतलब मदन जो है गिरधरलाल का बेटा है। उसमें क्या होती है, एक बदले की भावना होती है, बच्चे के अंदर भी स्वाभिमान पाई जाती है, बदला लेने की एक भावना पाई जाती है। तो मदन एक बार कासू को क्या करता है, मतलब मदन कासू की बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, जिसके कारण से कासू के विष के दांत टूट जाते हैं और कासू का जो घमंड होता है वो नीचे हो जाता है। तो मदन के बारे में लिख दीजिएगा कि मदन जो है वो गिरधरलाल का क्या है, बेटा है। मदन कौन है? गिरधरलाल का बेटा है। वह जब कासू से एक बार झगड़ा करता है लट्टू नचाने के लिए, उस समय मदन बहुत ज़्यादा कासू को मारता है और उसके विष के दांत को तोड़ देता है। फिर कासू कौन है? तो कासू सेन साहब का बिगड़ल औलाद है। वह सेन साहब के लाड़ प्यार के कारण से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। सेन साहब अपने बेटे कासू को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। उसको बिजनेसमैन इंजीनियर बनाने के लिए कुछ बढ़ई को भी 1-2 घंटे ठोक ठाक करने के लिए बुला देते हैं। इतनी बातें लिखिएगा। गिरधरलाल कौन है? तो लिखिएगा, गिरधरलाल एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला आदमी है, मतलब एक आदमी है जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता है, मतलब वो एक पदाधिकारी या एक सैनिक के रूप में वहां पर काम करता है। कौन? गिरधरलाल। गिरधरलाल के बेटे का नाम क्या है? मदन है। ठीक है ना। तो गिरधरलाल जो है ना सेन साहब के मतलब सारे जुल्मों को सहते हुए वहां पर काम करता है। तो इतनी बातें क्या करना, सभी के बारे में लिख देना, चर्चा करनी है सिर्फ। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आंसर 2 तरह के हो सकते हैं। मेरी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है और आपका दृष्टि में कासू भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंत में कासू का ही दांत टूटता है, विष का दांत, तो हम लोग कासू को ही लेकर चलते हैं। तो देखिएगा, हमारी दृष्टि में कहानी का नायक कासू है। क्यों? क्योंकि शुरू से अंत तक ही कासू छाया हुआ, शुरू से अंत तक ही। और कासू की जब विष का दांत टूटती है तो उसी का नाम रखा गया विष का दांत शीर्षक। इतनी बात आप लिखेंगे कि इस कहानी का नायक, इस कहानी का हीरो कासू है, क्योंकि इस कहानी में शुरू से अंत तक कासू छाया ही है।
वह तोड़ फोड़ करने से लेकर इंजीनियर बनने से लेकर पत्रकार महोदय के बीच बातचीत होती है। मतलब इस कहानी के पल पल में कासू छाया हुआ है। यहाँ तक कि मदन जब कासू को मारता है तो कासू के ही 20 के दांत टूटते हैं और उसी 20 का दांत शीर्षक का नाम ले लेता है। अतः इस कहानी का नाम क्या है? 20 के दांत है। मतलब इस कहानी का नायक कौन है? कासू है। लिख लीजिएगा, इस कहानी का नायक कासू है। क्यों? क्योंकि इस कहानी में शुरू से अंत तक कौन छाया हुआ है? कासू ही छाया हुआ है। हर पल हर जगह कासू ही कासू है। जब भी मतलब पत्रकार महोदय के बीच बातचीत होती है तो भी कासू रहता है, जब तोड़ फोड़ करता है तो भी कासू रहता है। मतलब हर तरह और हर समय इसमें कासू छाया हुआ है। इसलिए इस कहानी का नाम क्या है? 20 के दांत है। और इस कहानी का नायक कौन है? तो कासू है। क्यों? क्योंकि जब मदन और कासू के बीच झगड़ा होती है तो मदन कासू के 20 के दांत टूटते हैं और उसी 20 के दांत शीर्षक का नाम पड़ जाता है। तो आंसर लिखिएगा, हमारी दृष्टि में कहानी का नायक, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, हमारी दृष्टि में कहानी का नायक कासू है। क्योंकि जब मदन कासू की पिटाई करता है तो कासू के 20 का दांत टूट जाता है और वही शीर्षक का नाम बनता है। और इस कहानी में शुरू से अंत तक हर पल कासू ही कासू छाया हुआ है। इसलिए इस कहानी का नायक कौन है? कासू है। आगे देखिए, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित करना है। तो लिखना है इस कहानी, यह कहानी जो है शुरू से ही मतलब व्यंग्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शुरू में लेखक ये बताया है कि सेन साहब के घर में जो लड़कियां हैं, कठपुतलियां हैं, उसके लिए कोई नियम का मतलब उसके लिए तरह तरह के नियम कानून है कि उसे हंसना नहीं है, उसे पढ़ना नहीं है। एक कठपुतली के समान लिखा गया है। और साथ में लेखक ये भी बताया है कि जब कासू मदन की गली में चला जाता है तो मदन बहुत ज़्यादा हो पिटाई करता है। ये भी देखने वाली एक बात है कि जो बच्चे होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, वो तो अपने बदला लेने के चक्कर में रहते हैं। तो कहने का मतलब आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। कुछ ऐसे प्रमाण आपको उपस्थित करना है। तो आंसर आप इतना लिखेंगे कि यह कहानी शुरू से ही व्यंग्यपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि सेन साहब लड़कियों के प्रति कितना भेदभाव करते हैं। सेन साहब कहते हैं कि लड़कियां कठपुतलियां हैं, उससे पढ़ने लिखने के लिए हंसने के लिए कोई मतलब जरूरी नहीं है, उसके लिए तरह तरह के नियम लगाए गए हैं। और अंत की बातें लिखेंगे, जब कासू मदन की गली में चल जाता है और मदन पर रौब जमाता है तब मदन बहुत ज़्यादा कासू की पिटाई करता है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि बच्चे में स्वाभिमान होते हैं, वो बदला लेने की भावना से जलते रहते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। बच्चे ये नहीं सोचते हैं कौन अमीर घर का और कौन गरीब घर का, बच्चे के लिए सब समान होते हैं। तो लिख लेगा, अतः यह कहानी शुरू से ही व्यंग्यपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी का सारांश लिखना। मतलब जो कहानी है उसको शुरू से अंत तक क्या करना है, लिख देना है। शॉर्ट में मैं इस कहानी को समझा दे रहा हूँ कि सेन साहब की 5 लड़कियां, 5 लड़कियों के लिए अलग अलग नियम लगाए बैठे हैं। अब ये खोखा जो है ना, सेन साहब का नाउम्मीद आंखों का तारा है, जिसके लिए कोई नियम वम नहीं है। खोखा तोड़ फोड़ करता है तो भी सेन साहब कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है। एक बार सेन साहब और पत्रकार महोदय के बीच बातचीत हो रही थी कि किसका लड़का क्या बनेगा, तो सेन साहब कहने लगे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। लेकिन सेन साहब जैसे पत्रकार महोदय से पूछे कि तुम अपने बेटे को क्या बनाओगे, तो पत्रकार महोदय कहे कि मेरा बेटा जो भी बने जेंटिलमैन बने और उसको पूरी आज़ादी है कुछ बनने के लिए, अपने दम पर वो बने। तो इस बात को सेन साहब सुनकर हट जाते हैं। तब तक बाहर से तोड़ फोड़ करने की आवाज़ आती है, सब कोई बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सेन साहब का जो खोखा वो मतलब कुछ गाड़ी के शीशे को तोड़ फोड़ कर रहा है। तब सेन साहब वहाँ पर पत्रकार महोदय और कुछ आदमी रहते हैं, उनसे बोलते हैं कि देखो मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, वो तोड़ फोड़ करके कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। अब यहाँ पर पत्रकार महोदय ये सब क्या करते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्या बोलेंगे, क्योंकि सेन साहब अमीर थे, उनके यहाँ वो सब क्या करते थे, काम धाम करते थे। तो आगे चलकर सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए बढ़ई बुलाते हैं और सोचते हैं कि इसके साथ मेरा खोखा जो है ना ठोक ठाक करे। एक दिन जो मदन था सेन साहब की कार को छूने ही वाला था कि ड्राइवर क्या करता है, मदन को ढके लेता है, जिसके कान से घुटने में खून आ जाता है। तब सेन साहब गिरधालाल को बुलाकर कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बदमाश बनते हैं। और फिर एक दिन की बात है कि कासू मदन के गली में चला जाता है। वहाँ पर मदन कासू की बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, जिसके कारण से कासू के 20 के 2 दांत टूट जाते हैं और इसी का नाम रखा गया, इसी कारण से कहानी का नाम रखा गया 20 के दांत। तो इस तरह से आपका कहानी का शीर्षक, कहानी का सारांश क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।